हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। ये प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट, हिस्ट्री प्रोग्राम सेमेस्टर 1 और हिस्ट्री ऑनर सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इसमें हम लोग एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ओल्ड जो क्वेश्चन पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा कि इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को एक अंदाज़ा होगा कि किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके पहले मैंने प्रीवियस ईयर बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस का भी एक लेक्चर प्रोवाइड किया था, वो आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके आप उसे देख सकते हैं। सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड है सारे सेमेस्टर का, चाहे वो फर्स्ट सेम हो या थर्ड सेम से रिलेटेड जो है वो, और फिफ्थ सेम से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड है। प्लेलिस्ट पे आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। मैं नासरीन, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीबी कॉलेज आसनसोल। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ आप लोगों को दिख रहा है, डिस्कस इन ब्रीफ द रिलीजियस आइडियाज़ ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में आपको लिखना है। ऋग्वैदिक काल का जो धार्मिक विश्वास कैसा था, रिलीजियस फेथ उनका कैसा था, उसके बारे में लिखना है। साथ में मेंशन 2 प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन वैदिक रिलीजन एंड हड़प्पन रिलीजन, और साथ में जो वैदिक रिलीजन है और हड़प्पन रिलीजन है उनके बीच में, उन धर्मों के बीच में क्या मूल अंतर था वो लिखना है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ पूरा वर्ड बाय वर्ड आंसर करना मुश्किल है, लेकिन मैं एक बेसिक जो बेस है आंसर का मैं वो आप लोगों को समझा दे रही हूँ। बाकी बाद आप लोग हेल्प लीजिएगा बुक वगैरह से, एटलीस्ट आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये वीडियो लेक्चर लाई हूँ। तो यहाँ पर जो ऋग्वैदिक पीरियड का धार्मिक जीवन है, ये हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में बेसिकली बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। उनके बारे में ही आपको लिखना होगा कि वो प्रकृति की पूजा करते थे, और जिन देवी देवताओं की वो पूजा कर रहे थे वो प्रकृति का ही स्वरूप था। जैसे ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो था वो प्रधान देवता हुआ करता था, इंद्र हो गया। उसके बाद अग्नि, अग्नि के बाद वरुण, ये 3 प्रमुख देवता थे। इसके साथ साथ सूर्य की भी पूजा होती थी, पृथ्वी की भी पूजा होती थी, साथ में सविता यानी बहुत सारी देवियों की भी पूजा होती थी। तो इन देवताओं के बारे में आपको लिखना होगा, प्रकृति की पूजा के बारे में लिखना होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट यज्ञ। चूँकि ऋग्वैदिक काल में यज्ञ जो थे वो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होते थे, लेकिन उस समय भी यज्ञ होते थे। यज्ञों का पैमाना बढ़ा जाकर आपका उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ ऋग्वैदिक काल के बारे में पूछा गया। और 2 मुख्य अंतर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि थ्रू आउट इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें मातृदेवी की मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ पाई गई है ज़्यादातर। चूँकि मातृदेवी की पूजा या प्रकृति की पूजा, देवियों की पूजा वैदिक काल में भी हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से मातृदेवी की पूजा या मुख्य देवी जो हुआ करती थी मातृदेवी हुआ करती थी, और यहाँ उसके अपोजिट इंद्र प्रमुख देवता हुआ करते थे। आगे चलकर फिर दूसरे देवताओं ने भी स्थान लिया, तो ये एक अंतर था। और यज्ञ का अगर हम देखें तो यज्ञ में भी एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अंतर ये देखने को मिलता है कि बड़े पैमाने पर जो यज्ञ थे वो हमें ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में यानी थ्रू आउट वैदिक काल में देखने को मिलता है। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ पर थोड़े बहुत अग्निकुंड मिले हैं, लेकिन यज्ञ के साक्ष्य वहाँ से भी मिलते हैं। अग्निकुंड से अनुमान लगाया जाता है कि यज्ञ वहाँ भी होते थे, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर यज्ञ और कर्मकांड वैदिक सिविलाइजेशन में होते थे वो यहाँ पर नहीं होते थे। तो ये 2 हमें अंतर देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे अंतर हैं। आप जब पूरा दोनों का रिलीजियस व्यू को जब देख लीजिएगा तो बहुत सारे अंतर अपने आप में आ जाएंगे। 2 कोई भी अंतर आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मगध एम्पेरर वॉज नोन एज सर्व छत्रांतक इन एंशिएंट इंडिया। सर्व छत्रांतक के नाम से या इस टाइटल को लेने वाला शासक कौन था, कौन सा मगध का शासक था? तो वो मगध का शासक था महापद्मनंद। ये नंद वंश का शासक था। जैसे हम लोग देखते हैं मगध के उत्थान के बाद हर्यक वंश आया, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश आया। तो नंद वंश के जो राजा थे महापद्मनंद, इन्होंने ही सबसे पहले सम्राट और एकराट की भी उपाधि धारण की थी। यानी मगध के राजाओं में जो सबसे पहला शक्तिशाली राजा हुआ था वो महापद्मनंद को ही माना जाता है। और चूंकि यहाँ पर जो ये टर्म है सर्व छत्रांतक, इस टर्म का मीनिंग होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला।
जो महापद्मनंद था वो एक शूद्र शासक था और उसने अन्य शासकों को हराकर यानी क्षत्रिय शासकों को हराकर अपने आप को स्थापित किया था, तो इसीलिए उसने सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण की थी। इसके साथ साथ और भी 2 टर्म आता है सम्राट, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सम्राट की भी उपाधि उसने धारण की थी और एक राट की भी उपाधि उसने धारण की थी। उसके बाद देखिए व्हाट डू यू नो अबाउट हिज अचीवमेंट, उसके अचीवमेंट के बारे में लिखना है। महापद्मनंद ने जैसे कि बहुत सारे अचीवमेंट उसके समय में हुआ था। कलिंग राजा के समय में उसके जो हाथी गुम्फा भी लेख है उसका वर्णन मिलता है। जो झील का निर्माण है उसने करवाया था, ये सारी चीज़ें। और भी मगध पर अधिकार, मगध पर आधिपत्य, नंद वंश की स्थापना करना, ये सारे ही चीज़ उसके अचीवमेंट में आते हैं। तो 5 मार्क्स का है तो बहुत ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। 5 मार्क्स के जैसा ही आपको अचीवमेंट लिखना होगा, 10 मार्क्स का नहीं है अचीवमेंट यहाँ पर। तो जितना मार्क्स का जैसे क्वेश्चन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट है हाउ डिड मेगास्थनीज क्लासीफाई इंडियन सोसाइटी, हाउ डू यू रिलेट इट टू इंडियन ट्रेडिशनल वर्ण सिस्टम। जो मेगास्थनीज था वो जो प्राचीन भारत में आया था, सोर्सेज में भी हमने पढ़ा है कि मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिया के बारे में, तो हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है इस विदेशी यात्री के विवरण से। तो उसने जातियों के बारे में वर्णन किया था, 7 प्रकार की जातियों के बारे में उसने वर्णन किया था कि इंडिया में 7 प्रकार की जाति, मतलब जिस जिस तरह से उन्होंने लोगों को देखा उनके काम के अकॉर्डिंग 7 प्रकार में बांट दिया था और उसके बारे में वर्णन किया। जैसे पहला जो था अभिजात वर्ग या हम कहें जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जिसमें ब्राह्मण वगैरह आते थे, किसान हो गए, नेक्स्ट उसके बाद शिल्पी हो गए, अलग अलग डिवीज़न में बांट दिया। लेकिन इसका लिंक निकाला जाता है वर्ण सिस्टम से कि किस प्रकार वर्ण सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मेगास्थनीज का जो वर्णन है या 7 जातियों के बारे में जिस तरह से समाज को उसने बांटा था, तो किस तरह से वर्ण सिस्टम से जुड़ा हुआ। तो हम देखते हैं वर्ण सिस्टम में भी 4 प्रकार के वर्ण में बांटा गया था काम के अकॉर्डिंग। उसी तरह मेगास्थनीज ने भी यहाँ के लोगों को देखकर 7 भागों में बांट दिया था और 7 भागों में बांटने का कारण था उनका कर्म ही आधार था इन 7 भागों में समाज के, 7 जातियों में समाज को बांटने का। उसी तरह वर्ण सिस्टम में भी हम लोग देख चुके हैं, क्लास में भी मैंने ये बताया है वर्ण सिस्टम कि किस तरह से काम के आधार पर बांटा गया था। बाद में धीरे धीरे ये जन्मजात हो गया था और कास्ट का कहीं ना कहीं समाज में आगमन हो गया, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वर्ण से लिंक्ड ही है। तो सिमिलैरिटी दिखाना है आपको या फिर क्या किस तरह से हम इसमें संबंध निकाल सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ राजतरंगिणी एज अ हिस्टोरिकल सोर्सेज एंशिएंट इंडिया। राजतरंगिणी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी जो है वो एज अ हिस्टोरिकल सोर्सेज वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व है। जैसे कि हम लोग जानते हैं राजतरंगिणी को भारत की पहली ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया है और इसमें कल्हण ने इसकी रचना की थी और कश्मीर का इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो सोर्सेस चैप्टर से ये लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का कि राजतरंगिणी किस तरह से हिस्टोरिकल सोर्सेज एज अ हिस्टोरिकल सोर्सेज वो इम्पॉर्टेंट है। पहली बार ही माना गया था कि ये ऐतिहासिक रूप से लिखा गया ये ग्रंथ था, जिसमें ट्रेडिशनल वे में या धार्मिक चीज़ों को आधार बनाकर नहीं लिखा गया था, ऐतिहासिक रूप में इस ग्रंथ को लिखा गया था। हु रोट विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की है। नेक्स्ट ये भी सोर्सेस से है कि विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की है, तो विल्हन ने। और नेक्स्ट है हु हैज़ बीन रेफर्ड इनटू दिस बुक, तो विक्रमांक देव चरित्र में किसे रिफर्ड किया गया है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी था। विक्रमांक देव चरित्र में जो चालुक्य शासक है विक्रमादित्य षष्ठ, ठीक है, तो विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है। नहीं देखना है, सिर्फ एंशिएंट वाला ही पोर्शन देखना है क्योंकि अभी सिलेबस में अर्ली मिडिवल नहीं है आप लोगों के। तो एंशिएंट इंडिया में किस तरह से विज्ञान, चिकित्सा, ज्योतिर्विज्ञान जो है यानी ज्योतिष शास्त्र जो होता है वो, गणित, ये किस तरह से डेवलप्ड हुआ इनके बारे में लिखना है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल में भी देखने को मिला है, दर्शन के बारे में और भी बहुत सारे जैसे ज्यामिति के बारे में, सूल्व सूत्र काल में हम देखते हैं कि सबसे पहला ज्यामिति का एविडेंस वहीं से मिलता है। वो सारी चीज़ें जो मैथमेटिशियन हुए जो एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए थे, जैसे आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आर्यभट्ट है। फिर से
वराह मिहिर है, साथ में बहुत सारे चिकित्सक जो थे सुश्रुत हो गए, ठीक है, सुश्रुत हो गए, चरक हो गए, ये जो सारे थे। तो साइंस और मैथमेटिक्स किस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप किया था उसके बारे में लिखना है। और नेक्स्ट इसी में ऐड है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के ऊपर अगर ये क्वेश्चन आता है तो सुश्रुत संहिता क्या है, किसके द्वारा लिखी, जैसे सुश्रुत द्वारा लिखा गया सुश्रुत संहिता, ये चिकित्सा के ऊपर लिखी गई ग्रंथ है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल लिखना होगा। तो ये भी क्वेश्चन है जो आप लोगों के एंशंट के पार्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट वर नेचुरल क्लैमिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था, या पतन के क्या कारण थे में से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। लेकिन एक यहाँ पर आपको लिमिटेशन बांध दिया गया, जैसे बहुत सारे कारण थे, उसमें से एक कारण आपको यहाँ पर बता दिया है, उसी के इर्द गिर्द आपको आंसर लिखना होगा कि नेचुरल क्लैमिटीज़ जो थे वो कहाँ तक जिम्मेदार थे। तो जो भी नेचुरल क्लैमिटीज़ आए थे या नेचुरल क्लैमिटी के ऊपर जो विद्वानों ने सिद्धांत दिया है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण का, वो लिखना होगा। जैसे बाढ़ था, सूखा था, सिंधु घाटी की सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन आया था, ये सारी चीज़ें। साथ में इसी में ऐड है क्वेश्चन, मेंशन 2 सिमिलैरिटीज़ बिटवीन हड़प्पा एंड सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेरिय सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखना है। सुमेरिय सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों ही प्राचीन सभ्यता थी, दोनों ही समकालीन सभ्यता थी, इनके साथ व्यापार होता था। ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ वॉज द वर्ण सिस्टम ऑफ वैदिक एज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कास्ट सिस्टम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मिक्स्ड कास्ट। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, वर्ण सिस्टम किस में बदल गया है, कास्ट सिस्टम। इन दोनों के बीच का रिलेशन है कि वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम पहले किस तरह से वो कर्म के आधार पर था, फिर धीरे धीरे जन्मजात हो गया और समाज में वर्ण से वर्ण के अंदर ही एक जाति या कास्ट का उदय हो गया, उसके बारे में लिखना है। साथ में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्स्ड कास्ट, यानी हम जिसे वर्ण संकर भी कहते हैं, या जातियों में जो मिक्स्ड कास्ट, यहाँ कहने का मतलब है 2 जातियों के बीच का संबंध। जिस तरह से हम संकर वर्ड यूज़ करते हैं हाइब्रिड चीज़ों के लिए या पौधों के लिए, किस तरह से 2 पौधों को मिलाकर उसे संकर तैयार किया जाता है, एक अलग प्रजाति तैयार की जाती है, ठीक उसी तरह जब डिफरेंट कास्ट के लोग आपस में मैरिज करते हैं और उससे उत्पन्न जो संतान होते हैं वो फिर मिक्स्ड कास्ट के अंदर आ जाते हैं। तो जिस तरह से अनुलोम विलोम विवाह भी हुआ करता था, उच्च वर्ण और निम्न वर्ण में विवाह का जो प्रावधान था, ये सारी चीज़ें, तो वो मिक्स्ड कास्ट में आ जाएगा कि किस तरह से वर्ण संकर यहाँ पर पूछा गया, वर्ण संकर के बारे में आपको लिखना होगा। तो ये ओवरऑल एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन था, जिससे हमें समझ में आया कि किस किस चैप्टर से, किस किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसी तरह से आप लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करिए, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।